बेसिकली अपन सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड कोई भी मैटर की वो स्टेट जो बह सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जैसे आपका हो गया लिक्विड, आपका गैसेस, दोनों ही किस में आते हैं, फ्लूइड में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही मैटर की वो स्टेट्स हैं जो बह सकती हैं। लिक्विड भी बह सकता है, गैस भी बह सकती है। तो बेसिकली फ्लूइड वो है जो बह सकता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नो शेप एंड साइज, सेकंड फ्लो अंडर इट्स ओन वेट, अपने ही वेट की वजह से जो फ्लो करे उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। इसका कोई शेप नहीं, जिस कंटेनर में डाला उसी कंटेनर का शेप ले लिया, ठीक है ना। तो बेसिकली फ्लूइड वो है जो बह सकता है, जिसमें अपन कंसीडर करते हैं गैसेस और लिक्विड को, लेकिन अपन जो मेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो होगा लिक्विड, ठीक है। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे कि जो लिक्विड में अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है अपनी प्रेशर। प्रेशर किसके वजह से डिफाइन हुआ है कि हमने बोला क्या कि जो मॉलिक्यूल्स है जिसके वजह से वो स्टेट बन रही है, जिसके वजह से वो मैटर बना है, उन मॉलिक्यूल्स के कंटेनर की वॉल से लगातार जो टक्कर होती है, उन टक्कर की वजह से जो वॉल पे फोर्स एक्सर्ट होता है, उस फोर्स को हम किसके टर्म में बोलते हैं, प्रेशर के टर्म में। दैट मीन्स कि ड्यू टू रेगुलर कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल, इन दिस टर्म्स वी डिफाइन प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर को हमने कैसे डिफाइन किया, प्रेशर इज F परपेंडिकुलर अपॉन A, ठीक है। यानी F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, F परपेंडिकुलर, या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ F पैरेलल टू एरिया वेक्टर। क्योंकि एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि फोर्स का कंपोनेंट होना चाहिए, यानी फोर्स का कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर के पैरेलल, ठीक है। और ए इज एरिया, ठीक है ना, जिसपे आप फोर्स देख रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रेशर है वो F परपेंडिकुलर अपॉन A डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि यहाँ पर एक सरफेस है, मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो फोर्स का ये जो कंपोनेंट है, इधर वाला कंपोनेंट F1, यही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अदरवाइज जो F2 वाला है वो तो इस स्ट्रक्चर को चलाना चाहता है, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा वो F1 अपॉन एरिया होगा, ठीक है। तो जो प्रेशर है, प्रेशर देखिए जिसे एरिया से डिफाइन हो रहा है, तो अगर मान लीजिए मैंने एरिया कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अपन जो डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल है हमारे, क्या, एक तो नाइफ वाला एग्जाम्पल। नाइफ वाला एग्जाम्पल क्या है कि नाइफ को हम इसलिए शार्प बनाते हैं ताकि उससे प्रेशर बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए तो इजीली आप अपनी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर पाए, ठीक है। सेकंड जो होता है कैमल वाला एग्जाम्पल, कैमल के जो पेयर होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है ताकि वो रेत में धसे नहीं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर कम हो जाएगा तो वो एकदम धसेंगे नहीं। थर्ड, जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो प्लैंक्स लगाए जाते हैं, प्लैंक्स से क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है ताकि प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो दैट मीन्स कि जो प्रेशर है F परपेंडिकुलर अपॉन A, यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रेशर कि जिसकी वजह से हम जो, और प्रेशर की वजह से जो फोर्स बनता है वो फोर्स क्या होगा, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी जगह प्रेशर आपको दे रखा है, वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप उससे मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल रहे हैं तो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्योंकि हम प्रेशर को डिफाइन ही F परपेंडिकुलर अपॉन A कर रहे हैं, तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो F परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट ही हमारे आएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए स्क्रीन को पोस्ट करके। देखिए अपन बात करते हैं स्टैटिक फ्लूइड की। आज अपन देखेंगे स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड मीन्स हम बात कर रहे हैं रुका हुआ पानी। हमारे लिए लिक्विड कैसा हो, रुका हुआ, ठीक है ना, फ्लूइड कैसा हो, रुका हुआ, मीन्स हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड की। तो ये सपोज करिए कि हम बात करना चाहते हैं कि कोई भी स्टैटिक फ्लूइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो उसके लिए अपन ने एक कंटेनर में एक लिक्विड फिल कर दिया, कौन सी डेंसिटी का, रो डेंसिटी का, रो डेंसिटी, ठीक है।
का एक लिक्विड इसमें रखा। अब हम मान रहे हैं कि अगर ये फ्लूइड रुका हुआ है, अगर ये फ्लूइड रुका हुआ है मींस स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसके इस लिक्विड की हर सरफेस रुकी हुई है, हर पॉइंट पे अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ का पानी क्या हुआ है, रुका हुआ। तो अगर यहाँ का पानी रुका हुआ है तो हम अपन इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक इमेजिनरी सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर पानी का अगर अपन ने इमेजिन किया तो क्या ये भी रुका हुआ है? ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर लिक्विड पूरा का पूरा रुका हुआ है तो हमने अपने तरफ से इमेजिन किया कि यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर इमेजिन करी जो कि सिलेंड्रिकल टाइप है। तो अगर अपन बात करें कि ये सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर रुकी हुई है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो इसके लिए हमने जो इमेजिन किया उस सिलेंडर की हाइट कितनी मानी अपन ने? h, बाहर प्रेशर मान लेते हैं P0, ठीक है, और डेंसिटी अपन ने मान ली रो, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं यहाँ का, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू A। तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इस इमेजिनरी सिलेंडर का अगर मैं FBD बनाऊं तो ये इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है, इसके अंदर कितना मास आया? m। कितना मास है? देखिए डेंसिटी कितनी? रो, क्रॉस सेक्शन एरिया A, h, तो डेंसिटी होगी अपने रो और वॉल्यूम कितना होगा? AH, तो मास हो गया रो AH, ठीक है। तो अगर इस सिलेंडर, ये सिलेंडर रुका हुआ है तो ऊपर से कौन सा फोर्स लग रहा है? P0 इंटू A, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया P0 इंटू A, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है वो सरफेस के कैसा होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर इस लेवल पे हमने प्रेशर को माना कि यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं कितना है? P। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, और नीचे एक और फोर्स कौन सा लगा? mg। तो अगर ये सिलेंडर रुका हुआ है मींस पानी अगर रुका हुआ है तो ये सिलेंडर भी रुका हुआ होगा, और अगर ये सिलेंडर रुका हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, P0A प्लस mg इज इक्वल टू P इंटू A, ठीक है। तो देखिए P0 है, हमने साइड के प्रेशर के फोर्स को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो सिलेंडर अज्यूम किया है उस सिलेंडर में सरफेस के परपेंडिकुलर अगर फोर्सेस लग रहे होंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो क्या हो गए होंगे? कैंसिल। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सब तरफ से सेम, क्योंकि यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर, यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पर, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गए। लेकिन ऊपर से लगने वाले फोर्स में एक mg भी रोल प्ले कर रहा है, तो हमने क्या लिखा? P0A प्लस mg इज इक्वल टू P है। तो P0A प्लस mg रो AH इंटू G इज इक्वल टू PA। तो प्रेशर एट बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना आया? P0 प्लस रो HG। तो ये P0 तो वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर लगा रहा था, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कितना हुआ? रो HG, ठीक है। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड को हम बोलते हैं गॉस प्रेशर, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कितना हुआ? रो HG। मीन्स अगर मैं किसी कंटेनर में h हाइट तक अगर पानी भर दूं तो उस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा? रो HG, विच इज गिव्स बाय और विच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। Now next is force on a container wall due to liquid. फोर्स ऑन ए कंटेनर वॉल ड्यू टू लिक्विड। देखिए क्या कि जैसे सपोज करिए किसी कंटेनर में अपन ने लिक्विड भर दिया, तो वो लिक्विड कंटेनर की किसी वॉल पे कितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए अपन ने क्या करा, एक कंटेनर बनाया, ठीक है, इसमें लिक्विड भर दिया,
अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो साइड है, देखिए ये साइड जिसको मैंने पर्पल कलर से ड्रॉ किया है, इस साइड पे ये लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए लिक्विड अगर हम देखें तो इसकी ये अपने सामने वाली साइड ले ली ए, ये साइड ले ली अपन ने बी, और हाइट ले ली इसकी मान लीजिए एच। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कि ये सामने से आपको ये कंटेनर, अगर मैं फ्रंट व्यू देखूंगा तो फ्रंट व्यू देखने पर ऐसा दिखाई देगा कि जैसे ये वॉल है, ये एक वॉल, ये कंटेनर में पानी भरा हुआ है। तो देखिए इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स जो होता है वो सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। मीन्स क्योंकि प्रेशर डिफाइन ही कैसे होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। तो जो भी अपन फोर्स कैलकुलेट करेंगे प्रेशर से, वो प्रेशर से जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स है वो सरफेस की कैसा गया, परपेंडिकुलर। लेकिन हम एक बात देखिए कि यहाँ पर अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स लूं तो हर एलिमेंट पे लगने वाला जो फोर्स है वो अलग अलग। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। अगर मैं मान लीजिए कि इस पूरे साइड को 10 क्रॉस सेक्शन एरिया में डिवाइड करूं तो 10 क्रॉस सेक्शन एरिया का हर का एरिया इक्वल ले लूं, लेकिन हर एरिया पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, डिफरेंट, क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या है, डिफरेंट। क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रेशर इंटू एरिया करके फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे हर एलिमेंट पे एक अलग फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस फोर्स को कैलकुलेट करके मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करके नेट फोर्स बताना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सबकी क्या है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे सीधे सीधे प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स नहीं निकलेगा, हमें यहाँ पर हर एलिमेंट पे फोर्स कैलकुलेट करके उसको ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसको ऐड करना पड़ेगा, और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन से ही फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, देखिए मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेने के लिए हमने क्या करा कि यहाँ पर इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट से ऊपर गए कितना, x, मान लीजिए इसको h को इधर डिनोट कर दें अपन। तो यहाँ पर x पे जाकर अपन ने एक एलिमेंट लिया, कौन सा, dx। ठीक है, x पे जाकर क्या हुआ, dx एक एलिमेंट ले लिया। ठीक, तो इस dx की जो हाइट होगी वो हाइट कितनी होगी, h माइनस x। तो इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, छोटा सा फोर्स कितना आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, रो जी h माइनस x। ये तो हो गया प्रेशर, एरिया कितना, b इसकी लेंथ और dx इसकी विड्थ, तो b इंटू dx। तो अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से h तक। तो कितना हुआ, रो जी h माइनस एक्स बी dx। तो फोर्स कितना हो गया, रो जी बी कॉमन, अंदर इंटीग्रेशन hx, तो ये हो गया hx माइनस, और x का x स्क्वायर बाय 2, 0 से h, तो f हो गया रो जी बी, ये h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 2, रो जी बी h स्क्वायर बाय 2 इज द फोर्स ऑन ए कंटेनर वॉल ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू लिक्विड। ठीक है, तो ये फोर्स आ गया। तो अगर एवरेज प्रेशर पूछा जाए, पी एवरेज, तो फोर्स कितना आया टोटल, रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2, और एरिया कितना था कंटेनर की इस वॉल का, बी इंटू एच। तो एक एच से एक एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो कितना आया, रो जी एच बाय 2 इज पी एवरेज। तो इसका मतलब है कि पी एवरेज क्या हुआ, अपर प्रेशर लोअर प्रेशर दोनों का सम का हाफ। अपर प्रेशर अपन ने यहाँ पर एटमॉस्फेयर कंसिडर नहीं किया, यानी पी नॉट का अपन ने 0 माना है, तो सीधे सीधे यहाँ पर दोनों का सम कितना आएगा, रो जी एच। ठीक है ना, तो डिवाइड बाय 2। तो एवरेज प्रेशर निकालने के लिए ऊपर वाली सरफेस के प्रेशर का और नीचे वाली सरफेस के प्रेशर का सम और डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या है, आपके लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखिए एच के साथ इसका जो फंक्शन है वो लीनियर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो अगर आपको डेंसिटी वगैरह वेरी करा देगा तो जो एवरेज प्रेशर होगा उसको आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए, फोर्स ऑन ए कंटेनर वॉल ड्यू टू लिक्विड।
नाउ नेक्स्ट, टॉर्क कौन है कंटेनर वॉल ड्यू टू लिक्विड अबाउट AB। देखिए कैसे, सेम अगेन क्वेश्चन वही, बस इस बार थोड़ा सा चेंज ये है कि इस बार अपन ने टॉर्क कैलकुलेट करना है, ना कि फोर्स। सेम अपन ने यहाँ पर लिक्विड भर दिया, इस साइड पे अपन को टॉर्क निकालना है, ठीक है। किसके अबाउट, ये A और ये B, ठीक। सेम प्रोसेस वही, रो डेंसिटी वही, x पे जाकर वही डायमेंशन से जो पहले मानी थी, x पे जाकर dx एक एलिमेंट लिया, तो जो छोटा सा टॉर्क बनेगा वो टॉर्क कितना होगा, देखिए फोर्स कितना, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कितना होगा रो जी h माइनस एक्स इंटू एरिया B dx दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स लिख दिया, टॉर्क लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, तो r कितना हुआ x, तो दिस इज स्मॉल टॉर्क। फॉर कंप्लीट टॉर्क इंटीग्रेशन 0 टू h रो जी h माइनस एक्स बी एक्स डी एक्स, तो ये कितना हुआ टॉर्क कंप्लीट, रो जी बी ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एच क्यूब बाई 2 माइनस एक्स क्यूब यानी एच क्यूब बाई 3 रो जी बी, तो टॉर्क हो गया ये हो गया रो जी बी एच क्यूब बाई 6 इस कंप्लीट टॉर्क, ठीक है। कंप्लीट टॉर्क अबाउट ए बी, क्योंकि देखिए अपन ने डिस्टेंस किससे लिए, ए बी से, ठीक है। तो ये हुआ हमारे टॉर्क ऑन ए वॉल, टॉर्क ऑन ए वॉल ऑफ ए कंटेनर ड्यू टू द लिक्विड, और आपको रेफरेंस भी दिया गया है कि किसके अबाउट निकालना है आपको, ए बी के अबाउट, ठीक है। तो ये टॉर्क इधर आएगा बाहर की तरफ, मीन्स अगर मैं बात करूं तो ऐसे कि ये आर इधर, फोर्स किधर है बाहर की तरफ, तो अगर कंटेनर ऐसे है तो ये हुआ आर और फोर्स हुआ इधर, तो आर क्रॉस एफ यानी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब हुआ कि ये अगर ये कंटेनर की वॉल थोड़ी ढीली हो तो ये ऐसे गिरेगी, और देखिए आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे देखते हैं कि अगर कंटेनर को आपने भर दिया तो अगर साइड की वॉल अगर टूटती है तो वो बाहर की तरफ गिरती है, मीन्स पानी बाहर की तरफ आता है, मीन्स वो ऐसे रोटेट करती है, तो टॉर्क किधर आया अंदर की तरफ, ठीक है। क्लियर है बात, तो इसको लिख लीजिए। देखिए सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए मान लीजिए कि एक ट्यूब है, इस ट्यूब में अपन ने एच हाइट तक पानी भर दिया, तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है, रो डेंसिटी का। अगर मान लीजिए इसी ट्यूब को ऐसे टिल्ट कर दिया जाए और लिक्विड इसमें भरा जाए वर्टिकल एच हाइट के, तो इस पॉइंट पे अगेन प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। मतलब कि लिक्विड से जो प्रेशर लग रहा है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को मतलब है कि उसके ऊपर लिक्विड की साइड तक है,
मीन्स जी की डायरेक्शन में कितनी हाइट तक ऊपर लिक्विड भरा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है कि लिक्विड कितना है, उसको मतलब है कि हमारे इस पॉइंट से कितनी हाइट ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ है। दैट मीन्स कि P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, मीन्स अगर मैं एंगल थीटा पर भी ले लूं और h हाइट तक ही लिक्विड भरा हुआ है, मीन्स उसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट से हाइट कितनी है h, तो इसके अंदर चाहे लिक्विड L लेंथ तक भरा हो, उसको कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट का प्रेशर सिर्फ कौन बनाएगा, जी की डायरेक्शन में जितना भी हाइट तक वो भरा हुआ है, दैट मीन्स h। तो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि मान लीजिए कि अगर अपन ने इस टाइप की स्ट्रक्चर ली, इस पॉइंट और इस पॉइंट ए बी सी पी क्यू आर, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। एक ही लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम। नाउ नेक्स्ट इज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू पी पी इज इक्वल टू रो जी एच, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर नहीं किया है तो। मतलब यहाँ का प्रेशर भी रो जी एच, यहाँ का प्रेशर भी रो जी एच, और यहाँ का प्रेशर भी रो जी एच। अब देखिए यहाँ पर तो सामने आता है कि यहाँ पर तो हाइट एच तक गया है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर रो जी एच क्यों? एक्चुअल में यहाँ का जो लिक्विड है वो कंटेनर से ढका हुआ है, मीन्स जो मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे होंगे, तो यहाँ का जो प्रेशर है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है वो तो लिक्विड ने बनाया, लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है वो नहीं है जो यहाँ पर है। एक्चुअल में यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया ड्यू टू कंटेनर वॉल, तो वो कंटेनर की वॉल के वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा। उस प्रेशर में जब हम इतना प्रेशर ऐड करेंगे तो यहाँ का प्रेशर कितना आएगा, रो जी एच। दैट मीन्स कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो एक ही लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम। मीन्स इन स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर इन सेम लेवल इज सेम। ठीक है, तो हमने बोला ए बी सी, अगर अपन बात करें ए बी और सी का प्रेशर सेम है, तो यहाँ पर तो देखिए ऊपर लिक्विड है, लेकिन यहाँ पर तो कोई लिक्विड ही नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा होगा वो कंटेनर की वॉल से जो टक्कर हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, उनके वजह से बन रहा होगा। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का जो प्रेशर है वो कंटेनर की वॉल से टक्कर हुआ, और टक्कर से जो नॉर्मल बने उन नॉर्मल की वजह से प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो एक ही लेवल पे इसमें स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, सेम। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक तरह से ऐसे मानिए कि एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें इस साइड को तो अपन ने क्या कर दिया, प्लेन। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है, मीन्स ये उधर तक जा रहा है, इसको ऐसे बना सकते हैं अपन। देखिए 3D स्ट्रक्चर को, मीन्स ये 3D स्ट्रक्चर है कि ये जो साइड है ये पीछे तक जा रही है। तो अगर अपन इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू हमें कैसे दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा कि जब हम सामने से देखेंगे तो सिर्फ हमें कर्व सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर अपन ने लिक्विड भर दिया, और जो लिक्विड है, ठीक है ना, ये कर्व्ड है, एग्जैक्टली कर्व्ड, हाफ सिलेंडर टाइप का मान सकते हो। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ओ पॉइंट लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना, रो डेंसिटी का।
तो आपको बताना है फाइंड आउट नेट टॉर्क अबाउट ओ. सेकेंड, नेट फोर्स डायरेक्शन. नेट फोर्स की डायरेक्शन. देखिए यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, ये सब फोर्सेस हमेशा कैसे जाते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर, मीन्स इस टाइप से, इस टाइप से, मीन्स ऑलवेज टुवर्ड्स ओ. यानी नेट टॉर्क कितना हो गया? अगर सारे के सारे फोर्स टॉर्क ओ से पास होंगे तो नेट टॉर्क कितना होगा? 0. नाउ नेक्स्ट इज कि नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी. देखिए ये वर्टिकल डाउनवर्ड, यहाँ वाला फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, अगेन फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसके कंपोनेंट इधर, एक ऊपर. आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अगर देखा जाए तो कंपोनेंट्स ऐसे हो रहे हैं, ऊपर वाले हुए उनके तो इस टाइप से, और जो नीचे से ओ के नीचे जो बन रहे हैं यहाँ पर, इनके फोर्सेस के कंपोनेंट ऐसे जा रहे हैं. मीन्स ऐसा लग रहा है हॉरिजॉन्टल तो ऐड हो रहे हैं, यानी सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो रहे हैं? ऐड. और ऐसा लगता है कि वर्टिकल कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन वर्टिकल कैंसिल नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे अपवर्ड, वो थोड़े से बड़े होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है? थोड़ा हाई. क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. तो बेसिकली यहाँ के जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे ऊपर, वो क्या होंगे? ज्यादा. और यहाँ के वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड क्या होंगे? थोड़े से कम. यानी जो नेट वर्टिकल फोर्स होगा वो तो होगा ऊपर, यानी एफ वर्टिकल ऊपर और एफ हॉरिजॉन्टल इधर. तो जो नेट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा. यानी हमारा आंसर क्या होगा? ए. दैट मीन्स जो नेट फोर्स जो लग रहा है इस कंटेनर की स्ट्रक्चर पे, वो स्ट्रक्चर पर नेट फोर्स किधर जाएगा? इन दिस डायरेक्शन. बिकॉज क्योंकि वर्टिकल जो फोर्सेज हैं उनका नेट तो आ रहा है ऊपर, और हॉरिजॉन्टल का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा? ए की तरफ. यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? एकदम सही. लिख लीजिए इसको. नाउ नेक्स्ट इज मैनोमीटर. मैनोमीटर एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर है यूज्ड टू कैलकुलेट प्रेशर ड्यू टू गैस. गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने में काम आती है. ठीक है ना? इस टाइप की स्ट्रक्चर. मतलब हमने क्या करा, यहाँ पर कोई गैस भर दी, ठीक है, और यहाँ पर इसको एटमॉस्फेयर में ओपन कर दिया, और इसमें कोई लिक्विड भर दिया अपन ने. तो देखिए हमें पता है कि एक ही लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम. अगर एक ही लेवल पे प्रेशर सेम होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? सेम. यानी प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी इज सेम. यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी. तो ए का प्रेशर कौन बना रहा है? गैस. तो यानी पी ए इज प्रेशर ऑफ गैस एंड पी बी इज, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो लिक्विड की हाइट है वो h हाइट तक है, तो जो पी बी होगा वो कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एच. तो हमें गैस का प्रेशर पता चल जाएगा कितना? पी नॉट प्लस रो जी एच. तो ए का प्रेशर ये हम किस तरह से कैलकुलेट कर पाए कि एक ही लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम. यानी पी इज इक्वल टू पी बी. बी का प्रेशर अगर उस साइड से कैलकुलेट किया जाए तो एटमॉस्फेरिक प्लस एच हाइट का लिक्विड, और ए का प्रेशर कौन बना रहा है? गैस. दैट मीन्स जो पी ऑफ गैस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच. अब देखिए अपन कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं कि फ्लूइड के ऊपर बेस्ड, जैसे यूट्यूब इलस्ट्रेशंस बोलते हैं अपन. जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक यूट्यूब टाइप स्ट्रक्चर दी, ठीक है ना. इसमें इधर
और यहां पर एक दूसरी डेंसिटी का लिक्विड, मान लीजिए रो डेंसिटी, ठीक है ना, यहाँ पर एक प्लेट लगा रखी है और ये 2 रो डेंसिटी का लिक्विड। हमने इस ट्यूब को ओपन कर रखा है यहाँ पर। अब अपन ने क्या करा कि जैसे 2 रो डेंसिटी का लिक्विड था और ये रो डेंसिटी का लिक्विड था, हमने क्या करा, यहाँ से इस प्लेट को, जो कि दोनों को लिक्विड्स को अलग अलग कर रही है, उसको हटा दिया। और ये लिक्विड दोनों ऐसे हैं जो केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे हमने इस प्लेट को हटाया, उसके बाद देखिए इस पॉइंट का, आपने प्लेट को हटाया, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी का प्रेशर सेम होगा या अलग अलग? दोनों का प्रेशर क्या होगा? अलग अलग। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर जो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है? अलग अलग। इस पॉइंट बी का प्रेशर 2 रो बना रहा है, इस पॉइंट ए का प्रेशर रो बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड थोड़ा अनबैलेंस है और अनबैलेंस होने के चक्कर में ये फ्लो करेगा। मीन्स ये लिक्विड थोड़ा सा नीचे आएगा और ये लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो फाइनली जो सिचुएशन आएगी प्लेट हटाने के बाद, वो कुछ इस टाइप की होगी कि यहाँ पर लिक्विड चढ़ गया ये, ठीक है ना, एल डिस्टेंस वाला, और उसके बाद नीचे यहाँ से यहाँ तक कौन सा लिक्विड है? 2 रो। तो मान लीजिए कि ये L माइनस एक्स, तो ये ऊपर कितना चढ़ गया? x। तो ये डिस्टेंस कितनी? L। और ये डिस्टेंस कितनी? L। तो अगर मैं अगेन यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट B के बारे में बात करूं, तो पॉइंट A और B का प्रेशर अब क्या होना चाहिए? सेम। अगर लिक्विड अनबैलेंस होकर जो फोर्सेस थे यहाँ के, जो प्रेशर थे, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से लिक्विड ये थोड़ा सा नीचे डाउन गया और ये थोड़ा सा लिक्विड अप बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर A के लेवल पे प्रेशर क्या होना है? सेम। तो ये लिक्विड जो नीचे गया वो अपन ने कितना माना? x। तो ये लिक्विड ऊपर कितना हो गया? L प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा B पे, तो PB फाइनली और इज इक्वल टू PA। तो PB कितना होगा? देखिए 2 रो G L माइनस एक्स इज इक्वल टू PA। PA का प्रेशर बनाने वाले लिक्विड दो है, एक तो 2 रो डेंसिटी और एक रो डेंसिटी। तो कितना होगा? रो जी एल प्लस 2 रो जी एक्स। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो देखिए कितनी आएगी? रो जी कैंसिल, 2L माइनस 2x इज इक्वल टू L प्लस 2x। तो x इज इक्वल टू L बाय 4, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? L बाय 4, यानी वो L बाय 4 ऊपर लेंथ चढ़ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। नाउ एक और क्वेश्चन अपन देखें इसके बारे में। हमने ये दोनों प्लेट्स निकाल दी जो कि लिक्विड्स को अलग अलग कर रही थी, ठीक है। जैसे ही अपन ने प्लेट्स निकाली, यहाँ का पॉइंट ए का प्रेशर और पॉइंट बी का प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से लिक्विड फ्लो किया। लिक्विड तो अपने आप को सेटल कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रेशर, ठीक है। तो ये लिक्विड इधर चढ़ेगा ऊपर और लिक्विड थोड़ा सा डाउन जाएगा। आपको बताना है कि यहाँ पर लिक्विड लेवल में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, मीन्स जो लिक्विड है वो कितना नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए फाइनली हम क्या सिचुएशन माने? फाइनली सिचुएशन ये हो गई, मान लेते हैं कि यहाँ पर लिक्विड ऊपर चढ़ गया, तो ये और जो ऑरेंज कलर से दिखा रखा है लिक्विड वो ऊपर चढ़ा, तो लिक्विड यहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये लिक्विड, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? L माइनस एक्स, ये अगेन L, तो ये कितनी हो गई? L, और ये कितनी हो गई? X, ठीक है।
तो पॉइंट ए और बी का प्रेशर क्या होना चाहिए, ए और बी का प्रेशर सेम, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए को कौन बना रहा है, 3 रो डेंसिटी, तो 3 रो जी, और बी को बनाने वाला 2 रो और रो, तो रो जी एल प्लस 2 रो जी एक्स। ठीक है, तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना लिक्विड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, now next is accelerating fluid। फ्लूइड एक्सेलरेटिंग हो मीन्स कंटेनर जिसमें फ्लूइड रखा हुआ है वो एक्सेलरेट करे, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लूइड कैसा है, एक्सेलरेटिंग। लेकिन फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। फ्लूइड क्या हो, कंटेनर के फ्रेम में क्या हो, रेस्ट पर, मीन्स कंटेनर चले, फ्लूइड भी उसके साथ एक्सेलरेट हो। लेकिन अगर हम कंटेनर के अंदर बैठ के स्टडी करें या विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर स्टडी करें तो वो लिक्विड क्या होना चाहिए, रुका हुआ। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए कि इसका एक अपन बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लें कि एक कंटेनर, उसमें लिक्विड भर दिया अपन ने, ठीक है, रो डेंसिटी का, इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा दिया ए से। ठीक है, तो हमें किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है कि क्या होता है। देखिए अपन ने जब कंटेनर में लिक्विड रुका हुआ था तो हमने जब प्रेशर कैलकुलेट किया था तो लिक्विड की वजह से कितना आया था, रो जी एच। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया था एक इमेजिनरी सिलेंडर मान के। सेम वही प्रोसेस कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लू, ठीक है, कितनी डेप्थ का, एच, ठीक, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए। तो अगर बात की जाए कि ये कंटेनर के फ्रेम में लिक्विड ऊपर जा रहा है, ए से एक्सलेट हो रहा है, लेकिन अगर अपन कंटेनर पर ही बैठ जाएं तो ये लिक्विड क्या होना चाहिए, रुका हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम कंटेनर पर बैठे हैं तो हम एक ऐसे फ्रेम पे बैठे हैं जो कि कैसा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे बैठ के जब स्टडी करते हैं तो याद है एक सूडो फोर्स अपन को लगाना पड़ता है। ठीक है, मीन्स जब अपन एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो हम एक सूडो फोर्स और इसमें अप्लाई करेंगे, और सूडो फोर्स की वैल्यू होगी कि इसका मास अगर m है, इसका इमेजिनरी सिलेंडर का मास अगर m है तो m a नीचे, m g नीचे, ठीक है, और यहां से जो प्रेशर की वजह से फोर्स बन रहा है कितना, प्रेशर इंटू एरिया, और ऊपर से P नॉट ए। तो अगर बात की जाए किसका मास कितना होगा, रो ए एच। तो अगर ये विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, ऐसे तो ये चल रहा है ऊपर, ग्राउंड फ्रेम से देखें तो लिक्विड ऊपर जा रहा है, ए से एक्सीलरेट होकर जा रहा है। लेकिन कंटेनर के फ्रेम में देखें तो कंटेनर के लिए मैं बैठा हुआ बंदा क्या बोलेगा कि ये लिक्विड कैसा है, रुका हुआ, क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। तो हमने क्या बोला कि फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू पी ए। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू रखें एम की तो पी नॉट ए प्लस रो ए एच जी प्लस रो ए एच ए इज इक्वल टू पी ए। तो प्रेशर कितना आया, पी नॉट प्लस रो जी रो एच जी प्लस ए, वेयर जी प्लस ए इज जी इफेक्टिव। ठीक है, तो देखिए हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, इसमें जी क्या था, जब कंटेनर रुका हुआ था तो कंटेनर पे के जो एक्सेलरेशन था ड्यू टू ग्रेविटी वो अपन ने जी लिया था। तो देखिए एच भी उसी साइड की लिए थी, मीन्स नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो हाइट भी डाउनवर्ड या मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन की। अब यहां पर अगर अपन देखें तो जी प्लस ए, मतलब कि अगर कंटेनर के फ्रेम में अगर अपन स्टडी करें तो बेसिकली जो जी है वो किससे रिप्लेस हो गया, जी इफेक्टिव से।
किससे रिप्लेस हुआ? जी इफेक्टिव से। तो अगर वो जी इफेक्टिव से रिप्लेस हुआ तो अगर ये कंटेनर ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए, और अगर कंटेनर नीचे जा रहा है तो जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो एच है, एच और जो एक्सेलरेशन यहां पे लिखा जाएगा विच इज इक्वल टू जी इफेक्टिव, तो एच और जी इफेक्टिव सेम डायरेक्शन में होते हैं। मीन्स कि अगर मैंने एच को वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर किया है तो मैं एक्सेलरेशन भी कंटेनर का वर्टिकल डायरेक्शन का नेट लिखूंगा, मीन्स जी इफेक्टिव लिखूंगा। ठीक है ना। तो अब अपन ने कंटेनर को वर्टिकल चलाया, अगर अपन कंटेनर को हॉरिजॉन्टल चलाएं तो देखिए क्या स्टडी होगी। कंटेनर मूव्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, देखिए कैसे। एक कंटेनर में अपन ने लिक्विड भरा, t इक्वल टू 0 पे इसको एक्सेलरेशन देना चालू करा a, तो जैसे ही इसको एक्सेलरेशन देंगे इसकी सरफेस थोड़ी सी टिल्ट होगी। ठीक है, इस टाइप से। अब हम इस सरफेस के बारे में ही ज्ञान लेना चाहते हैं कि एक्चुअल में सरफेस कैसे टिल्ट हुई। क्या ये सरफेस पैराबोलिकली टिल्ट हुई? क्या ये सरफेस स्ट्रेट लाइन टिल्ट हुई? कैसे टिल्ट हुई, इसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो देखिए, टिल्ट होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम। अगर मैं यहां पर मान लीजिए कि इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दूं, तो अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट लूं तो यहाँ का प्रेशर P इंटू ए जो फोर्स, और यहाँ के प्रेशर के P इंटू ए फोर्स, इसका तो फोर्स इधर लगा और इसका फोर्स इधर, रुका हुआ है लिक्विड, और बिल्कुल रुका हुआ है क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सेलरेशन दूं ए, तो यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो ये लिक्विड आगे मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो प्रेशर डिफरेंस से बनने वाला जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो हॉरिजॉन्टली नहीं बनेगा। मतलब यहाँ का प्रेशर अगर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, तो P1 और P2 में डिफरेंस होना चाहिए, और P1 बड़ा होना चाहिए ताकि P1A जो फैक्टर है वो डोमिनेट करे, ताकि ये लिक्विड आगे की तरफ मूव करे विद एक्सेलरेशन A। इसलिए सरफेस थोड़ी सी टिल्ट हो गई। क्या कि अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या करा, यहां पर एक एलिमेंट लिया, देखिए किस टाइप से, ये अगर एक एलिमेंट लिया, ठीक है, ये अगर y है तो ये y प्लस dy है, और x में ये कितना है, dx, क्योंकि अगर ये y और ये y प्लस dy है तो ये कितना होगा, छोटा सा डिफरेंस आएगा dx। तो यहाँ के प्रेशर को अगर मैं बोल रहा हूं, देखिए कितना, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P1 इज इक्वल टू रो जी y प्लस dy, और यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P2 रो जी y। इसका मास dm कितना, रो a dx। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना है, a, क्रॉस सेक्शन एरिया इज a। तो देखिए, अगर मैं इसका FBD बनाऊं, तो ये जो सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, इसके ऊपर इधर से फोर्स लगा P1 है, इधर से फोर्स लगा P2 है, और ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है A से। ठीक है, अगर ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो P1 और P2 बराबर तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि P1A से बनने वाला फोर्स बड़ा होगा, तभी ये ग्राउंड फ्रेम में ये कंटेनर किधर जा सकता है, आगे की तरफ। मींस सॉरी, कंटेनर क्या, ये लिक्विड किधर जा सकता है, आगे की तरफ। मतलब मैं ये बोलूंगा कि लिक्विड अगर आगे A से एक्सेलरेट कर रहा है, तो लिक्विड का अगर कोई इमेजिनरी सिलेंडर माना जाए, तो सिलेंडर पर लगने वाला इधर से फोर्स और इधर से फोर्स क्या होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होने चाहिए, तभी नेट बनेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि P1A माइनस P2A इज इक्वल टू dm इंटू ए। तो P1 कितना, रो जी y प्लस डी वाई इंटू ए माइनस रो जी वाई इंटू ए इज इक्वल टू dm कितना, रो a dx इंटू ए। ठीक है, तो देखिए रो और रो तो उड़ा, ए भी उड़ा। ठीक है, तो देखिए जी वाई
और ये जी वाई भी उड़ गया, तो कितना बचा ये जी डी वाई इज इक्वल टू ए डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाई जी, मीन्स जो स्लोप ऑफ द कर्व आ रहा है, मीन्स जो ये स्लोप आ रहा है इस कर्व का, मीन्स जो भी ये यहाँ पर सरफेस बनी है, इस सरफेस का स्लोप आ रहा है कांस्टेंट, क्योंकि ए भी कांस्टेंट जी भी कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट स्लोप है वो ये बता रहा है कि ये जो फ्री सरफेस है, जो सराउंडिंग में फ्री है, फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं यहाँ का एंगल थीटा बोलूं तो tan थीटा इसके बराबर हो गया ए बाय जी के। tan थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी। क्लियर है बात, इसको लिख लीजिए। देखिए, यानी जो फ्री सरफेस है वो कैसी हो गई, स्ट्रेट लाइन, एंगल थीटा। अब मैं पॉइंट पी का प्रेशर लिखना चाहता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी, वर्टिकल डिस्टेंस ये h, h1 और l, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी इस पॉइंट से कितनी l, यहां पर पॉइंट फ्री है, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो प्रेशर लिखा जाता है रो जी एच में, जी और एच सेम डायरेक्शन की होनी चाहिए। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में प्रेशर लिखना चाहता हूं H1 की टर्म में, तो देखिए फ्री सरफेस के किसी भी मॉलिक्यूल जो कि फ्री सरफेस है, इस पे लगने वाला जी इधर, सॉरी ए, और नीचे कितना जी, तो जी इफेक्टिव जो होगा, जी इफेक्टिव इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, रुका हुआ। तो अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा, tan थीटा इक्वल टू कितना आया, ए बाई जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो थीटा एंगल है, तो यानी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ये बराबर है। तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो प्रेशर एट पॉइंट पी इज रो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू H1, ठीक है। प्रेशर P को अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री बना, तो ये कितना बना 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी है। तो अगर अपन क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल भी ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, H cos थीटा इज इक्वल टू H1, यानी PV इज इक्वल टू रो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। H1 को क्या लिख सकता हूं मैं, H cos थीटा, और अगर cos थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जाए तो रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर H cos थीटा कितना आएगा, यहां से देखिए tan थीटा ए बाई जी, तो cos थीटा हो गया जी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये कैंसिल। तो प्रेशर एट पॉइंट पी इज इक्वल टू रो एच जी। मतलब प्रेशर जो दिया जा रहा है वो दो जो ब्लॉक बना रखे हैं उनसे दिया जा रहा है। यानी अगर हाइट फ्री सरफेस से दी जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी की, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डायरेक्शन में जो जी इफेक्टिव है वो यूज करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन से अगर लेंथ दे रखी है तो आप वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। और अगर अपन देखें, देखिए H, तो tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू H बाय L इज इक्वल टू A बाय G, यानी HG इज इक्वल टू AL। तो प्रेशर एट पॉइंट P इज इक्वल टू
रो ए एल मीन्स अगर मैं इधर से प्रेशर लिखना चाहूं तो यहां तो ये तो ओपन एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर अभी अगर हम कंसीडर नहीं करें तो यहां का प्रेशर कितना होगा, रो एल। मीन्स अगर लेंथ इस डायरेक्शन की गिवन है तो प्रेशर लिखते वक्त एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन का यूज होगा। तो हम प्रेशर के एक ही पॉइंट के प्रेशर को तीन तरीके से लिख सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस गिवन हो तो वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और अगर आपको जी इफेक्टिव दे रखा है तो जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में जितनी लेंथ है h1 उसके अकॉर्डिंग प्रेशर। तो हम प्रेशर को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको क्या दे रखा है। ठीक है, क्या सिचुएशन है आपके पास, इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब है कि अगर कंटेनर रुका हुआ हो, मूव नहीं कर रहा हो, तो ये फ्री सर ये इक्विप्रेशर लाइंस होती हैं। ठीक है, इस पूरी लाइन का प्रेशर सेम, इस पूरी लाइन का प्रेशर सेम, और अगर कंटेनर मूव करे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो ये इक्विप्रेशर लाइन है। मीन्स इस पूरी लाइन का प्रेशर एक, इस पूरी लाइन का प्रेशर सेम, इस पूरी लाइन का प्रेशर सेम। ठीक है, दिस इज इक्विप्रेशर लाइंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो अभी अपन ने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड, एक कंटेनर को हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे थे, कितने से, ए से। ठीक है, तो लिक्विड कुछ ऐसा हो गया, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट ए लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस ली एल, ये हाइट h1, ये हाइट h2। ठीक है, ए और बी, फाइंड आउट h2 माइनस h1। देखिए, अगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी ए इज रो जी h2, पी बी इज रो जी h1, तो पी ए माइनस पी बी इज रो जी h2 माइनस h1। ठीक है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन से प्रेशर लिख कर डिफरेंस निकाल दिया। एक हॉरिजॉन्टल से लिखे, अगर ऐसे एक्सलेट हो रहा है तो एक पी ए का प्रेशर बड़ा होगा, तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो ए एल, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल, और एक्सलेशन कौन सा यूज किया, हॉरिजॉन्टल वाला ए। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो देखिए क्या लिखा जा सकता है, रो जी h2 माइनस h1 इज इक्वल टू रो ए एल, रो से रो उड़ा, तो h2 माइनस h1 इज इक्वल टू ए एल बाई जी। ठीक है, अगर अपन कंसीडर करें तो क्या होगा, देखिए इस टाइप से कि मान लीजिए कि एक यूट्यूब स्ट्रक्चर है, अपन ने इससे पहले भी यूट्यूब का क्वेश्चन देखे थे। ठीक है ना, तो इसमें अब अपन ने क्या करा कि इसको एक आर्म के अबाउट रोटेट करने लग गए ओमेगा से। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, इसकी सबसे लोवेस्ट वाली आर्म में, हॉरिजॉन्टल आर्म में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। ठीक है, अब एक बात देखिए कि वही इसकी डेंसिटी अगर मान लेते हैं रो है, आर्म लेंथ अगर मान लो इसकी लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, तो अगर अपन बात करें क्या कि हमने देखा कि एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में, कि हमने जो बात कर रहे हैं अपन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में, उसमें विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर फ्लूइड क्या होना चाहिए, रेस्ट पर। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई रोटेटिंग बॉडी होती है, तो हम जानते हैं कि सर्कुलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई बार हम उस बॉडी पे बैठ जाते हैं, तो एक सूडो फोर्स लगा देते हैं जिसको हमने सेंट्रीफ्यूगल बोला था। तो बेसिकली हम उसी के लिए बात करें तो देखिए, जो ये लिक्विड है, लिक्विड ये भी घूम रहा ओमेगा से। अगर मैं
इसको ऐसे मान लो कि ये नहीं घूम रहा होता तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम, लेकिन अगर ये घूम रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी है, अगर वो बॉडी मान लीजिए घूम रही है, तो अगर इधर से भी कोई फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी ऐसे घूम रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इधर से लगने वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, ताकि ये जो इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो किसको क्या प्रोवाइड करे, सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसी के लिए हम बात कर रहे हैं क्या, कि जो बॉडी, जो लिक्विड आपका यहाँ पर घूम रहा है, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम है तो ये इसको सेंटीमीटर नहीं मिलेगा। तो ये सेंटीमीटर प्रोवाइड करने के लिए, या यूं बोलें कि दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये लिक्विड थोड़ा सा ऊपर राइज हो जाता है, ताकि यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाए, और यहाँ का प्रेशर अगर P0 है तो वो P0 ही रहेगा, तो यहाँ का प्रेशर अगर P0 से ज्यादा होगा तो जो नेट फोर्स बनेगा वो टुवर्ड्स द एक्सिस या टुवर्ड्स द सेंटर बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मान लीजिए कि टू प्रोवाइड द सेंटीमीटर और टू इंक्रीज द प्रेशर एट पॉइंट ए, इसको ए पॉइंट बोल दिया, एट पॉइंट ए, ठीक है, इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, टू इंक्रीज द प्रेशर एट पॉइंट ए। ठीक है, यहां से लिक्विड थोड़ा सा ऊपर राइज कर गया, अगर लिक्विड ऊपर राइज कर गया तो आपके पास यहां तक लिक्विड है, ठीक है, और ये ऊपर राइज हो गया, तो मान लीजिए कि ये लिक्विड यहां से कितना शिफ्ट हुआ, x0 शिफ्ट हुआ, तो ऊपर जो लेंथ में राइज होगा वो भी कितना होगा, x0। तो वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं कितनी ओमेगा से घुमाऊं कि जो लेंथ ऊपर चढ़े वो 2 सेंटीमीटर हो, x0 हो, कुछ भी वैल्यू। तो हम तो जनरल सॉल्व करते हैं कि जिसमें कोई भी वेरिएबल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैलकुलेट कर सके। तो देखिए वही अगेन सॉल्व करने का प्रोसेस क्या, कि इस पॉइंट ए का प्रेशर हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली, लेकिन हॉरिजॉन्टल में देखिए जो ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का अलग होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग। तो सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल में बात करें, तो हॉरिजॉन्टल में अपन ने क्या करा कि एक्स पे जाकर एक एलिमेंट लिया, क्योंकि हमें पता है रॉड को तोड़ने का तरीका क्या होता है, dx, ठीक है ना, एक्स पे जाकर dx। तो यहां पर जो एलिमेंट बना, इस एलिमेंट का मास dm, इसको मान लेते हैं कितना होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया a माने, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर a माने, डेंसिटी रो है तो रो a dx, ये dm मास आ गया। इस dm मास के इस साइड अगर यहाँ पे प्रेशर माना P, तो यहाँ पे प्रेशर क्या माना, P प्लस dP। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो होगा PA, और यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो होगा P प्लस dP इंटू A। तो और ये कितने से घूम रहा है, ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस dP इंटू A माइनस PA इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, dm ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखिए PA तो कैंसिल हो गया, A dP इज इक्वल टू dm रो A dx ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, A से A कैंसिल, dP इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो एक बात देखिए, x की वैल्यू यहां से रखी थी, तो x की वैल्यू यहां पर कहां से चालू होगी, x0 से L तक, x इक्वल टू, क्योंकि ये कितना शिफ्ट हो चुका है x0, तो x इक्वल टू x0 पे प्रेशर कितना होगा, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करें तो यहाँ पर भी कितना होगा, P0, क्योंकि कोई पार्ट लिक्विड ही नहीं है, सीधा सीधा एयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, x0 पे प्रेशर P0 और A पे प्रेशर PA, और विच इज इक्वल टू L। तो PA माइनस P0 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर बाय 2। तो देखिए ये तो एक प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका आ गया, PA माइनस P0, यहाँ इसके और इसके प्रेशर के बीच में डिफरेंस। लेकिन हम A का प्रेशर वर्टिकल से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू P0 प्लस x0, क्योंकि हाइट कितनी है x0, अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस ले रहा हूं तो मेरे को एक्सेलरेशन भी कौन सा लेना पड़ेगा, वर्टिकल। तो P0 प्लस रो जी x0। तो A का प्रेशर दो तरीके से बोला गया, एक तो PA माइनस P0, तो यहां से PA माइनस P0 कितना आएगा, रो जी x0। तो हमने PA माइनस P0 की वैल्यू दो तरह से कैलकुलेट करी, तो अगर दो तरह से जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा विद कॉरस्पॉन्डिंग x0 की, जितने x0 की वैल्यू के लिए आपको ओमेगा चाहिए, मतलब कितना इस लिक्विड को ऊपर चढ़ाना है,
उसके लिए कितना ओमेगा चाहिए, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उसके लिए कितना ओमेगा, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। Now next is shape of a liquid in a rotating bowl. देखिए ये वो एग्जांपल है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने भी देखा होगा कि अगर अपन किसी बाउल वगैरह को जिसमें थोड़ा सा लिक्विड या पानी भर दें उसको घुमाएं तो ऐसा लगता है जैसे उसकी साइड वाली बीच वाली सरफेस तो दब गई और साइड वाली सरफेस थोड़ी सी ऊपर उड़ जाती। ठीक है, तो वही अपन शेप के बारे में बात करना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो शेप कैसा है। तो जब अपन ने इस बाउल को घुमाया तो मान लेते हैं कि शेप कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पार्टिकल कंसीडर किया जाए डीएम मास का जो बाउल के सरफेस पर है एकदम फ्री सरफेस पे, तो इस पे क्या लग रहा होगा। अगर मान लीजिए कि ये इसको अपन ने माना, ये माना x और ये माना y। ठीक है, y और x। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगेगा वो होगा dm ओमेगा स्क्वायर x और नीचे क्या होगा mg। तो अगर इस पार्टिकल को देखा जाए और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए, टेंजेंट देखिए कैसे इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा बनाए इस डायग्राम को। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने एक डीएम मास का एक पार्टिकल कंसीडर किया डीएम मास। ठीक है, तो इस डीएम मास पे इधर लगने वाला फोर्स होगा डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अगर ये डिस्टेंस कितनी मानी अपन ने एक्स और हाइट कितनी मानी वाई, और नीचे क्या लग रहा है एम जी डी एम जी, क्योंकि डीएम मास कंसिडर किया है। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो देखिए अगर ये पार्टिकल अगर अपन कंटेनर के अंदर बैठ के स्टडी कर रहे हैं तभी अपन ने सेंट्रीफ्यूगल लगाया, एक इस डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियली अगर रिजॉल्व किया जाए तो इस डायरेक्शन का फोर्स जो आएगा नेट इन दोनों का वो तो नॉर्मल बनाएगा, और ये जो फोर्स है ये बैलेंस होना चाहिए क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर ये पार्टिकल क्या होना चाहिए रुका हुआ, तो इसका इस साइड के फोर्सेस क्या होने चाहिए बड़ा इक्वल। तो अगर इस एंगल को थीटा बना जाए तो यहाँ जो टेंजेंट है, टेंजेंट को जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसको हम क्या लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वो कितना होगा अगर मैं टेन थीटा लिखूं यहाँ से तो इस डायरेक्शन का फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू डी इंटू जी एम जी। ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा अगेन थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया डी एम जी साइन थीटा। तो टेन थीटा कितना है अपने पास ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी, क्योंकि डीएम से डीएम उड़ा, और टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हुआ y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, यानी y और x में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है पैराबोलिक रिलेशन। तो ये जो फ्री सरफेस होगी वो कैसी है पैराबोलिक, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं पैराबोलिक रिलेशन।